Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फिट चैप्टर 6 दैट इज़ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एट द सेम टाइम बहुत लॉन्ग चैप्टर है. इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, एक दो सवाल आ सकते हैं या फिर ये आ सकता है कि आप इसको शॉर्ट में लिखिए या इसको डिटेल करिए, ऑथर के नाम पूछे जा सकते हैं. इस तरह से क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. चैप्टर 1st to 5th मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है एंड सेकेंड बुक फर्स्ट फ्लाइट भी ऑलरेडी अपलोडेड है. आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए. आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा. एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि आप लोग उसे समझ सकें. द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सिरले Scholar Award and the Searing Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. तो क्या होता है कि रिचर्ड ई ब्राइट जो हैं उनके बारे में इस स्टोरी में देखने को मिलेगा. वो एक साइंटिस्ट हैं, उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं. किस फील्ड में मिले हैं? वो बायोकेमिस्ट्री में एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. इट मीन्स कि उन्होंने कुछ डिस्कवरी की है, कुछ शोध किया है, उस पर उन्हें मिला है. और वो किस चीज़ के बारे में फैसिनेटिंग थे, मतलब उनका जो ध्यान था वो किस तरफ था? वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में था. और वही जो था उनके ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा. उनके लिए साइंस की दुनिया खुली. जैसे कहते हैं ना, कुछ इंस्टेंस चाहिए होता है हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए. कोई भी फील्ड में जाने के लिए कुछ एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, तब हम उससे आगे फॉलो करते हैं. तो उनके लिए बटरफ्लाइज काफ़ी स्टोरी क्रिएशन लगा. उन्हें कुछ उसमें अच्छा दिखा, कुछ इंटरेस्टिंग दिखा जो शायद हम लोग नहीं उसमें देख पाते हैं. रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिड अ बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ. हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम. इस बुक मतलब इनके लाइफ में कौन सा ऐसा बुक आया जो इनके लाइफ को टर्न किया, पूरी तरह से चेंज किया. उनकी मदर ने किस तरह से उनको हेल्प किया, इसमें देखने को मिलेगा. यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. ये जो ऑथर हैं जिसके बारे में बता रहे रिचर्ड ई ब्राइट, इनकी उम्र महज 22 वर्ष रही थी, 22 रही थी, जब इन्होंने एक न्यू चीज़ को डिस्कवर किया. वो था कि सेल्स काम कैसे करते हैं. सेल्स काम कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा. सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी. इसे भी ध्यान रखना ज़रूरी है. साइंस में जो बायोलॉजी का सेल है वो रॉबर्ट हुक ने किया था, उसका डिस्कवरी. तो सेल्स कैसे वर्क करते हैं, एक न्यू थ्योरी डेवलप किया ई ब्राइट ने. और इन्होंने किस उम्र में किया, ये सवाल आ सकता है. 22. इस थ्योरी से क्या हुआ कि उनके रूममेट जो थे उन लोगों ने साथ दिया और पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, एक उसे पोर्ट्रे किया कि वो कैसे काम करता है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard E. Bright, it was his first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. अब क्या होता है, ये पहले जो थे स्काउट ऑफ द ईयर, जैसे होता है एनसीसी होता है वैसे स्काउट होता है, कुछ नेशन के लिए होता है, देश की सेवा के लिए होता है. उस तरह से ये कुछ मेंबर भी थे उसके. इनके जो भी डिस्कवरी थी उसे पहली बार एक मैगज़ीन ने छापा. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. कोई साइंटिफिक जर्नल जो था उसमें इनके आर्टिकल को सबमिट किया गया. वो नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. उसमें लिखा गया तो इन्हें काफ़ी उससे प्रोत्साहन मिला कि कुछ अच्छा उन्होंने किया और उसे एक जगह पे रिटन फॉर्म में डेवलप किया गया. यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है कि जैसे स्पोर्ट्स में एक बच्चा 15 वर्ष की उम्र में बिग लीग्स में जाए, एक फर्स्ट टाइम बैटिंग करे, कितना अच्छा सुकून वाली फीलिंग आती है कि बहुत कुछ अचीव किया. ठीक उसी तरह से ये रिचर्ड ई ब्राइट के लिए था. पहली बार उन्होंने अपने स्ट्रीम में अपने इतने बड़े कतार में जीत हासिल की और उनकी दुनिया खोली किसने? बटरफ्लाइज ने. बटरफ्लाइज के ऊपर ही उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा. An only child, E. Bright grew up north of Reading,
Pennsylvania. There was not much I could do there. He said, I certainly could not play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. अब ये बताते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ. पेनिसिल्वेनिया में इनका जन्म हुआ, नॉर्थ ऑफ रीडिंग. रीडिंग एक शहर का नाम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ. और ये अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे थे, मतलब ये वनली चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के. ऑब्वियसली जब आप घर में अकेले हो तो आपके साथ खेलने वाला कोई नहीं था. इनके पास कोई खेलने वाला नहीं था, ना ही वो बेसबॉल खेल सकते थे, ना ही फुटबॉल खेल सकते थे, और ना ही उस शहर में वो कुछ कर सकते थे. इनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो चीज़ों को कलेक्ट करें. जब बच्चा अकेला हो तो वो क्या करता है, जो चीज़ उसके पास अवेलेबल है उसी में वो कुछ तलाशता है. ठीक उसी तरह से उनके साथ हुआ, वो उसी में कुछ ढूंढ रहे थे. So he did, and did he ever. Beginning in kindergarten, Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. क्या होता था कि वो बहुत लगन से और पैशनेट होकर, डिटरमाइंड होकर अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, उसमें खुश रहते थे. वो बटरफ्लाइज, तितलियों को कलेक्ट करते थे, और तो और वो रॉक्स, फॉसिल्स, क्वाइंस, इन सब को भी इकट्ठा करते थे. जो भी उनके आसपास उनको फैसिनेटिंग लगता था उसे वो कलेक्ट करते थे. और वो एस्ट्रोनॉमर भी थे. एस्ट्रोनॉमर मतलब वो जो स्टार्स होते हैं, मून होते हैं, सन होते हैं, इन सब के बारे में भी उन्हें काफ़ी जानने की इच्छा थी, एगर रहते थे. तो वो रात में तारों को ध्यान से देखते थे कि इसमें भी उन्हें कुछ नज़र आता था. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes and microscopes, cameras, mountaining materials and other equipments, and helped him in many other ways. क्या था कि उनकी जो मदर थी, माँ थी, वो भी उनकी काफ़ी मदद करती थी. उनकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको वो और ड्राइव करती थी, आगे लेके जाती थी. उनको वो नए नए चीज़ों से मिलवाती थी, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास, इन सब चीज़ों को देती थी. कुछ अदर इक्विपमेंट्स देती थी ताकि इनका दिमाग बचपन से ही डेवलप हो, किसी चीज़ को लेके क्यूरियस हो, कि माइक्रोस्कोप से टीनी पार्टिकल्स को देखें, टेलीस्कोप से आसमान को देखें, कैमरास में फ़ोटो लें, माउंटेनिंग मटेरियल्स को देखें. इन सब में उनकी माँ बचपन से उनको इंगेज रखना चाहती थी. आई वॉज his only companion until he started school. His mother said, after that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Rich was in 3rd grade. अब वो बताती हैं, उनकी माँ बताती हैं कि वो जो थी अपने बच्चे के लिए एक लौती दोस्त थी. मतलब क्या, जब तक वो स्कूल नहीं जाते थे तब तक उनकी माँ ही उनको देखती थी, उनके साथ फ्रेंड्स की तरह, मदर की तरह, फादर की तरह, सब चीज़ों में वो सहयोग करती थी. वो सिंगल पेरेंट थी क्योंकि उनके फादर की डेथ, रीच के फादर की डेथ हो गई थी जब वो 3rd ग्रेड में थे, मतलब 3rd स्टैंडर्ड में थे. तो ये काफ़ी उनके लिए शॉकिंग था. तो वो उनकी माँ ही जो थी वो हमेशा उनके साथ रहती थी एज अ सपोर्ट सिस्टम. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. अब उनकी माँ बताती हैं कि शाम के वक्त वो लोग हमेशा साथ में ही होते थे. शाम के वक्त वो लोग हमेशा साथ में होते थे, खाना खाते थे, डाइनिंग टेबल पर बैठते थे, और उनकी माँ हमेशा उनके लिए कोई ना कोई वर्क ढूंढती थी जिसमें वो अपने बच्चे को इंगेज रख सकें. सिर्फ फिजिकल वर्क ही नहीं, जैसे सिर्फ खेलने कूदने के चीज़ें नहीं, कुछ सीखने के लिए, कि वो उनका माइंड डेवलप कर सकें. उनकी माँ बोलती है कि वो उसे पसंद करते थे, रिच जो थे उसे पसंद करते थे, वो सीखना चाहते थे, हमेशा एगर रहते थे चीज़ों को लेके. एंड लर्न ही डिड. ही earned top grades in school on everyday things. He was just like every other kid, his mother said. By the time he was in 2nd grade, E. Bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. अब क्या होता है, उनकी मदर बताती हैं कि वो बाकी बच्चों की तरह ही थे, ऑर्डिनरी चाइल्ड की तरह ही थे, बट वो हमेशा से टॉप ग्रेड आते थे. स्कूल में बहुत अच्छे पोजीशन पर उनको लाया जाता था. और जब वो 2nd क्लास में थे, स्टैंडर्ड 2 में थे, तो उन्होंने तकरीबन 25 तरह की बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया था अपने ही शहर में. होम टाउन मतलब जहाँ वो रहते थे, वहाँ पर उन्होंने 25 तरह के बटरफ्लाइज, अलग अलग प्रजाति के बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया था. हियर वी हैव दिस पिक्चर. आप देख सकते हैं उनका व्यू कि वो
किस तरह से उन्होंने कलेक्ट किया था। ग्वेसाम्बर, विंग्ड बटरफ्लाई, स्नॉट बटरफ्लाई, वुड निम्स एंड सैटियर्स, मोनार्क, वाइट एंड सल्फर्स, ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज, ये इसके वेराइटीज़ हैं, उसमें भी कुछ सब वेराइटीज़ हैं। इस तरह से उन्होंने चूज़ किए थे। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book, The Travel of Monarch X, Monarch 10. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. ये बताते हैं कि हो सकता है कि ये बटरफ्लाइज कलेक्ट करने की इच्छा इनकी यहीं पर ख़त्म हो जाती, उनका एगरनेस ख़त्म हो जाता। बट उसी टाइम उनकी माँ ने उन्हें एक बुक ला के दिया, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स है शायद दिया। तो उन्होंने एक बुक ला के दी, इस बुक का नाम जरूर याद रखिएगा। ये बुक ला के दी कि किस तरह से बटरफ्लाइज जो होती हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज जो होती हैं, वो सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करके पहुँचते हैं। तब इन्हें एक न्यू दुनिया, एक नई दुनिया मिली। साइंस में ये एक नया कदम हुआ। यहाँ पर आप मोनार्क देख सकते हैं, बटरफ्लाइज के बारे में बताया था मैंने। तो इन्होंने फिर से अपनी अवेयरनेस शो की। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Eurohart of the University of Toronto, Canada. E. Bright's mother wrote to Dr. Urant, and soon E. Bright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send a tag to डॉक्टर यूरांट। उसके बाद क्या हुआ, बुक का जो अंतिम हिस्सा था, बुक के लास्ट में लिखा हुआ था कि सभी रीडर्स जो इसे पढ़ रहे हैं वो इनवाइटेड हैं कि कोई भी अगर बटरफ्लाई को ढूंढता है तो वो उसे टैग लगा के इस जगह पर भेज सकता है या फिर कांटेक्ट कर सकता है। और इनकी माँ ने इसके लिए अप्रोच किया। उनकी माँ काफ़ी सपोर्टिव थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for E. Bright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. अब क्या हुआ, वो जो टाइम था वो बटरफ्लाइज का इतना ज़्यादा नहीं था कि वो एक एक करके पकड़े तो ढेर सारे बटरफ्लाइज को कैरी कर सकते थे। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि अब बटरफ्लाई रेज करने का टाइम है। रेज करने का मतलब है कि उनके वो ब्रीडिंग का टाइम है, वो उनके मल्टीपल्स अब हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक फीमेल मोनार्क को लिया, उससे एग्स प्रोड्यूस हुए। इस तरह से वो साइकिल हुआ, लाइफ साइकिल चला और एक बटरफ्लाई से, 2 बटरफ्लाई से मल्टीप्लाई होते होते बटरफ्लाइज डेवलप होने लगे और कुछ ही दिनों में इनके पास सेवरल बटरफ्लाइज अवेलेबल हो गए जो कि डिफरेंट एजेस के थे। मतलब सभी एजेस में वो काउंट होने लगे। कुछ टाइम के थे, उससे कुछ बड़े थे, ऐसे ऐसे करके इनके पास बहुत सारे बटरफ्लाइज आ गए। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback. E. Bright said it all the time I did. He laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. लेकिन इनको बाद में इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा, ये धीरे धीरे बोर हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा फीडबैक अच्छे नहीं आते थे और ये धीरे धीरे थकान महसूस करने लगे। टीडियस का मतलब होता है एक ही काम करते करते जब हम बोर हो जाएं। तो ये धीरे धीरे इन सब चीज़ों से खुद को अलग करना चाहते थे। उनकी जो इंटरेस्ट लेवल थी इसमें अब कम होने लगी। Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. E. Bright said his entry was slides of frog tissues which he sewed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब क्या हुआ, जो वो 7th ग्रेड में पहुँचे तो उन्होंने, तो पहले ही मैंने बताया कि वो इच्छा धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक फिर से पार्टिसिपेट किया, फिर से एक फेयर यानी कि जो एग्जीबिशन होता है वहाँ पर गए और वहाँ वो हार गए। वहाँ पर उनको फिर से निराशा हुई। हर लोग वहाँ कुछ ना कुछ जीता था, सभी बच्चों को कुछ ना कुछ वहाँ पर मिला था, लेकिन इनको इसलिए नहीं मिला। ये जो अपना प्रोजेक्ट लेकर गए थे, इन्होंने
फ्रॉग के टिश्यू को दिखाया था, मेढक के टिश्यू को दिखाया था माइक्रोस्कोप पर दिखाया था। और जो विनर था उसने रियल एक्सपेरिमेंट किए थे और वो काफ़ी क्लियर व्यू थे, मतलब उसने डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिखाया था, उसने रियल में दिखाया था और वो विनर हुआ था। इट मीन्स कि इन्होंने जो माइक्रोस्कोप पर दिखाया था उसने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करा था और वो उस कंपटीशन का विनर बना था। ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। पार्ट 2 जल्द ही चैनल पर आएगा, इसके जस्ट बाद उसमें आगे की कहानी को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। स्टोरी काफ़ी लॉन्ग है जैसा कि मैंने बताया था, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर भी अपलोडेड होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।